ही जिक्र किया चक्रास का, मैं उसका भी समझना चाहूँगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, इनफैक्ट मोर देन 1008 चक्रास, बट बेसिक 7 चक्रास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउन चक्र के ऊपर देयर इज मर्कबा, जिस मर्कबा में हमारी पूरी बॉडी होती है। एक वर्ड होता है ट्रॉमा, क्या एग्जैक्टली वो होता है? ट्रॉमा हमारे वो अनरिजॉल्व एपिसोड्स है या वुंड्स है जो हम बचपन में ना उसको रिपेरेंट कर पाए हैं, ना एडल्टहुड में हम समझ पाए हैं। एक लड़की थी 13 इयर्स की थी, तो एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उसके साथ। उसको कोई भी टच उसको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता था, मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि कोई एक नॉर्मल टच भी हो सकता है। इंट्यूशन होता है, ये हमारे अंदर होता है जिसको हमें डेवलप करना पड़ता है। अब मेरे बचपन से ही मुझे बहुत सारी चीज़ों के इंट्यूशन आते थे, बट आई नेवर न्यू कि दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। धीरे धीरे माय फादर एनालाइज्ड मी कि मुझ में ऐसी कोई बात है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आगे जाके होता है। मेट दैट लेडी, शी वॉज माई फर्स्ट मेंटर। फर्स्ट टाइम देख के ही बताया था कि आप बहुत अच्छे एनर्जी हीलिंग में होंगे। थिंक आई हैव लर्न मोर देन 70+ मॉडलिटीज़। मिरेकल्स हैपन और रेकी में वो शक्ति है। विदिन 3 months वो लेडी कोमा में से भी बाहर आ गई, आज नॉर्मल लाइफ में जी रही है। पितृदोष होता है बॉटेड सोल, राइट? उनको हमने कभी एंसेस्टर का दर्जा ही नहीं दिया। देखिएगा कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो बिकने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको उनको पहले हील करना पड़ता है। वर्ड होता है जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हमने जन्म नहीं लिया होता उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि ओके सपोज मुझे मेरे फादर के साथ कुछ अभी करवास बाकी है, तो मुझे इस डीएनए में आना ही पड़ेगा। निर्भया रेप केस, वो सोल ने ये चूज़ किया था कि मुझे मास लोगों को कुछ सिखाना है। जैसे सदगुरु जी भी हैं, वो सोल क्यों आई है? लोगों को बहुत कुछ रियलाइज़ करवाना, लोगों को बहुत कुछ सिखाना। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, आस्क फॉरगिवनेस पे। सोल जो होती है वो मीडियम को चूज़ करती है, मीडियम सोल्स को नहीं चूज़ करता। स्वागत है आपका इस एपिसोड में। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को लेकर बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। बार बार सेम टू सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। हमारी रिलेशनशिप्स पे असर होता है या फिर हमारा पैसा अटका हुआ होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती रहती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे कोई एक कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है जो चलते आ रहा है, या फिर हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसी कोई चीज़ है जो उनकी फुलफ़िल नहीं हो पाई, वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, या फिर हमारे आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो हमारी तरक्की नहीं होने दे रही। तो इन सब चीज़ों से हम काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक कोरिलेशन है वो इन एनर्जीज के साथ है। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल एपिसोड। वी हैव डॉक्टर धारा जैन एज अवर गेस्ट। शी इज़ एन एनर्जी हीलर, और मैं कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहूँगा जिस तरह की एनर्जी हीलिंग उन्होंने करी हुई है। जैसे मैं आपको कहूँगा, जैसे हमें ट्रॉमा दूर करना होता है, तो इन टर्म्स ऑफ उस ट्रॉमा से छुटकारा कैसे मिल सकता है। सो जैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग हो गया, इमोशनल हीलिंग हो गया। काफ़ी बार ऐसा होता है बचपन में हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इसको हम कह सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसको वो हील करते हैं। और इन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को हील किया है, गाइड किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, जिनको इन्होंने गाइड किया हुआ है, जिनको हील किया हुआ है, फॉर देम देयर इज़ नो जोग्राफिकल बाउंड्री। ऑनलाइन सेशंस के ज़रिए आप इनके संपर्क में आ सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं वो इसके ज़रिए हल हो सकता है। सो हम आज ऐसी कई चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा की। जैसे मैं कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहूँगा, जैसे मीडियमशिप, मतलब हमारे पास जो सोल्स होती है उनसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं। मीडियमशिप हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, शैमनिज्म हो गया। ये मैं आपको भी वर्ड बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा जानना है डिटेल में, डेफिनेटली वॉच दिस पर्टिकुलर एपिसोड। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप इस चीज़ से कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखिए। और हम जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ट्रॉमा, ये सब हम सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी इन जनरल। सबसे पहली चीज़, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, देख रहा है,
एनर्जी हीलिंग एग्जैक्टली होता क्या है फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड? सो इस चीज़ पे अगर हम शुरू कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो एनर्जी हीलिंग एक थेरेपेटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम कोई भी पेशेंट या जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो या जिसको कोई भी ब्लॉकेजेस हो उसको हम हील करते हैं उनकी ऑरा से ओके, विदाउट टचिंग देम, राइट। ओके, जहाँ एक ऑरा क्लीन हो जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली दैट पेशेंट या दैट पर्सन फील्स नॉर्मल, बैलेंस्ड। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। उनकी एनर्जी को हम बैलेंस करने के लिए उनकी ऑरा थ्रू हम उनको हील करते हैं विदाउट टचिंग एनीथिंग। ओके। जैसे आपने ब्लॉकेजेस का जिक्र किया, ब्लॉकेज मतलब जैसे लाइफ में कुछ अटका हुआ है, या वो मनी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में कहीं रुकावट आ रही है, काम में ग्रोथ नहीं हो रही, कोई जैसे जॉब कर रहा है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, या बिजनेस में पैसे अटके हुए हैं, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, क्या इसका मतलब ये है ब्लॉकेज का मतलब? यस, ब्लॉकेज दो तरह के होते हैं, एक स्पिरिचुअली भी होते हैं, एक पास्ट लाइफ से जुड़े भी होते हैं और एक साइकोलॉजिकली भी जुड़े हुए होते हैं। कई बार हमारे सर्टन माइंडसेट हमारे आगे जाके एडल्टहुड में ब्लॉकेज बन के आते हैं। ओके, सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लॉकेज, और वो ब्लॉकेज अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो हमारी बॉडी के मसल्स को इम्बैलेंस करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। दूसरा कोर्टिसोल है या दूसरे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिसको इम्बैलेंस करते हैं। ओके, सो ये सारी तरह के ब्लॉकेज होते हैं। और स्पिरिचुअल ये भी होता है कि जब हमारे सर्टन चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो सर्टन ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, और जो चक्र इम्बैलेंस हुआ है उसका जो भी वो हो, ब्लॉकेज हो, तो वो आपको या तो रिलेशनशिप में या तो मनी में या तो करियर ग्रोथ में, सब में ब्लॉकेज आते हैं। तो उसको हील करने से दोनों ही तरीके से ठीक हो सकते हैं। एक और चीज़ है, आपने जिक्र किया चक्रा, ये भी थोड़ा मैं इसको थोड़ा एक बेसिक लेवल पे समझना चाहूँगा सबसे Yes. पहले। There are 7 chakras in our body. चक्रास तो बहुत सारे हैं, देर आर मोर देन 1008। जैसे आपने जस्ट अभी जिक्र किया चक्रास का, मैं उसका भी समझना चाहूँगा बेसिक, क्या होता है इसका मतलब चक्रास? सी हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, इनफैक्ट मोर देन 1008 चक्रास, बट बेसिक 7 चक्रास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 चक्र हमारे क्राउन चक्र से शुरू होते मूलाधार तक है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। और साइंटिफिकली देखने जाओ तो हमारी जितनी ग्लैंड्स हैं वो सारे हमारे चक्रास हैं, राइट। उसके अलावा क्राउन चक्र के ऊपर देयर इज़ मरकबा, जिस मरकबा में हमारी पूरी बॉडी होती है, राइट। हम एक डायमंड शेप मरकबा में पूरी बॉडी को हमारे यूनिवर्सल बनाया गया है। और इवन फीट के नीचे जो चक्र होते हैं उसको बिलियनर चक्र बोलते हैं। जहाँ पे प्रॉपर ग्राउंडिंग होती है वहाँ पे कोई भी तरह के ब्लॉकेजेस होने इम्पॉसिबल हैं, राइट। तो ये चक्रास ही इस तरह से आपको हेल्प करते हैं, बैलेंस भी रह सकते हैं और साथ में एक्टिवेट भी रहते हैं। तो जैसा आपने चक्रास के बारे में बताया, अब एक और चीज़ है, जैसे हम जैसे एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, आप किसी को हील करते हैं, अब उसमें एक चीज़ होती है, किसी के बॉडी में या माइंड में एक वर्ड होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा अलग अलग तरह के होते हैं, क्या एग्जैक्टली वो होता है? ट्रॉमा हमारे वो अनरिजॉल्व्ड एपिसोड्स है या वुंड्स है जो हम बचपन में ना उसको रिपेरेंट कर पाए हैं, ना एडल्टहुड में हम समझ पाए हैं। जब भी हमने बहुत सारे वुंड्स ऐसे हैं जो हम हमारे मदर से भी कैरी करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसीविंग, राइट। तो वो वुंड्स वहाँ से लेके चाइल्डहुड में, अब एक बहुत सिंपल सी एक मैं बात बताऊँ, कई बार हमारे पेरेंट्स ने हमको ज़रा सी बात के लिए डांट दिया होता या टोक दिया होता, वो हमारा कब वुंड बन जाता है हमको खुद को नहीं पता होता। जब बड़े होते हैं तो वो फियर लेके हम खड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं कि मेरे फादर ने ऐसा बोला था, अगर मैं मेरे बच्चों को ऐसा बोलूँगा तो हो सकता है वो इस तरह से रेसिप्रोकेट करें या इस तरह से इनके वुंड्स बने, राइट। तो नोइंगली अननोइंगली हम ट्रॉमा को धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी करते हैं, और कुछ होते हैं वो उस वुंड को ठीक करके आगे की जनरेशन में स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो सारे वुंड्स है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो वो आगे जाके डिजीज़ में भी फॉर्म होते हैं। सो इट इज़ बेटर टू आइडेंटिफाई योर ट्रॉमा वट एवर इट मे बी। कई बार चाइल्डहुड के होते हैं, कई बार एडल्टहुड के होते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट ट्रॉमा एंड टू हील इट। गॉट इट। इसको अगर हम एक लाइव एग्जांपल के साथ अगर समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी को पहले हील किया है,
मे बी इट कुड बी अ ट्रॉमा, जैसे आपने कहा एक इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में एंसेस्ट्रल भी होता है। ये कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे उसका एक सोल्यूशन निकला? थोड़ा आप अगर एग्जांपल्स वगैरह हम बात कर सकते हैं। एक मेरा केस था, एक लड़की थी, मतलब नाउ शी इज़ ग्रोन अप, 13 ईयर्स की थी, तो एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उसके साथ, एंड बहुत नियर बाय उसके रिलेटिव ने किया था। तो एट अर्ली स्टेज वो बता नहीं पाई थी घर पे। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके उसने बताया, उसकी मदर ने भी थोड़ा आइडेंटिफाई किया कि कुछ तो उसके साथ हुआ है जो वो बोल नहीं पा रही है। तो वो धीरे धीरे धीरे, हालांकि उसकी मदर ने बहुत ट्राई किया, हाँ, ये कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले गए या किसी तरह नहीं, दूसरा कोई भी थेरेपी नहीं दी, बट हमारे कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने रिवील किया कि मेरी डॉटर के साथ ऐसा हुआ, कैन यू जस्ट टॉक विथ हर। मैंने उससे बात की, उसके वुंड्स ऐसे हो गए थे कि जब वो एडल्टहुड में आई तो उसको कोई भी टच उसको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता था, मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि कोई एक नॉर्मल टच भी हो सकता है। तो इस तरह का ट्रॉमा निकालते निकालते इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर, ओके। बट वो ट्रॉमा टोटली निकल गया, एंड देन शी वॉज रेडी फॉर मैरिज, अदरवाइज शी वॉज नॉट रेडी फॉर, एटलीस्ट नॉट टू एंटर इन टू सच कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कि मैं मतलब वो उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती थी। तो सर्टन ट्रॉमाज ऐसे भी होते हैं कि जो राइट टाइम पे अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया और निकाला नहीं, तो वो आपकी एक फियर में बन जाते हैं। फियर ओके। कब डिजीज़ में बन जाता है पता नहीं चलता, एंड देन इट इज़ टू लेट टू क्योर दैट डिजीज़, राइट। सो राइट टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कोरिलेट कर सकता हूँ, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट राइट, एक कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मूवी आई थी कोई, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू इट, दैट शी हैड अ फियर, यू नो, कुछ इस तरह का किस्सा हुआ था। एनीवेज, तो जैसा आपने एग्जांपल लिया चाइल्डहुड ट्रॉमा, हम कोई ऐसे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की बात करते हैं कि किसी वो एक जनरेशन से पास ऑन हो रहा है और अभी तक वो है, इसका अगर कोई लाइव एग्जांपल हो सकता है? मैंने मैक्सिमम वो केस फाइनेंसिस में देखा है। ओके। अगर हमारे एंसेस्टर्स को स्कैसिटी ट्रॉमा हो, मतलब पॉवर्टी ट्रॉमा हो, मतलब ना एबेंडेंट नहीं फील करना ट्रॉमा, राइट। मान लीजिए किसी की अर्निंग बहुत कम है, बट उसका माइंडसेट बन गया है कि भाई मैं इससे ज़्यादा अर्न ही नहीं कर सकता, राइट। किसी की ऐसी थिंकिंग है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे नसीब में इतना है, मेरे भाग्य में इतना है। ये एक माइंडसेट बन जाता है। ये माइंडसेट धीरे 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 आपको एबेंडेंस लाने ही नहीं देता, दिस क्रिएट्स योर ब्लॉकेज, राइट। एंड देन ये चीज़ें ट्रॉमास में परिवर्तित होती है और ये हम आगे पास ऑन करते हैं। जैसे कई बार हमारे फादर हमको कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट। यस। बहुत बहुत मेहनत करते हैं तभी हम कमा पाते हैं, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आज के टाइम में हर छोटे बच्चे भी अच्छा कमा लेते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ माइंडसेट। ये उनके, शायद मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसा सोचा होगा कि बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता हूँ, वही चीज़ उन्होंने पास ऑन की होगी, मे बी मेरे फादर से मुझे पास ऑन हुई और मैं मेरे किड्स को पास ऑन कर रही हूँ। सो दिस इज़ ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा। और ये आइडेंटिफाई करके, कई बार होता है ना कि मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर, मे बी योर माइंड सेट ऑल्सो, मे बी योर एंसेस्टर्स माइंड सेट, जो आपको ट्रांस जनरेशन में पास मिला ऑन हो, किया पास गया। ऑन किया गया हो। सो ये ट्रॉमास भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यू नो इसकी साइन क्या होती है, ये जो आपका जॉ होता है ना वो एकदम जकड़ जाता है, जस्ट बिकॉज आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपको जो बोलना था वो आप बोल ही नहीं पाए हो, राइट। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आती है, शोल्डर्स पेन होता है। तो कई बार हम होते हैं ना कि पूरे घर की लेडीज़ को आप देखिएगा, पूरे घर की अननेसेसरी जवाबदारियाँ भी लेके रखी होती है, जो वो बच्चों को भी दे सकती है, हस्बैंड को भी दे सकती है, या कोई भी फैमिली मेम्बर को भी दे सकती है, बट स्टिल वो एक बर्डन बन जाता है धीरे धीरे और पेन होना शुरू होता है। सारी फियर्स हमारे नीज़ में होती हैं, राइट। आप मैक्सिमम लेडीज़ में देखेंगे उनको ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट कराने की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी हाँ। एट अ सर्टन स्टेज, क्योंकि उनको सारी फियर्स जो उन्होंने शादी से लेके ना एक सर्टन एज तक फील की होती है, वो सारी उनकी वहाँ स्टोर होती है। सो ये सारी साइंस है जहाँ से पता चलता है कि इनके ट्रॉमास यहाँ पे स्टोर है।
ओके। और इसका ऐसे कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको कोई ऐसा यू केम अक्रॉस कि ये एक माइंडसेट बना हुआ था, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा था, वो था ना, एक माइंड में ही एक परसेप्शन बन गया था, ऐसा कुछ? यस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। स्पेशली अगेन आई वुड टॉक अबाउट मनी, बिकॉज सबसे ज़्यादा माइंडसेट मनी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा होता है। राइट। करियर से रिलेटेड भी बहुत होता है, जिसमें किसी की प्रमोशन नहीं हो पाती है तो वो कहीं ना कहीं ऑफिस को ब्लेम करते हैं, स्टाफ को ब्लेम करते हैं, बॉस को ब्लेम करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है उनकी खुद की माइंडसेट ही उनको रोक रही होती है, राइट। सर्टन स्टेज पे नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज उनको मन में ये माइंडसेट होता है या मन में ये फियर होता है कि मैं शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व ही नहीं करता, या मैं इससे ज़्यादा, मुझे मिल ही नहीं सकता। तो ये सारी छोटी छोटी माइंडसेट कब बड़ी हो जाती है और कब आपकी ब्लॉकेज बन जाती है, यू नेवर नो। करेक्ट। वो एक ब्लॉकेज भी हो जाता है, रोक भी देता है। मुझे यस, एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी थी, जस्ट ठीक है, ऑफ कोर्स वी विल हैव दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, तो बहुत सारी हमारी ये भी चर्चाएं करनी बाकी है। आपको ये एनर्जी या हीलिंग, इसका जो एक इंट्यूशन होता है, ये कब से आपको, इज इट एनी थिंक जिसको कहते हैं या तो सुपर नेचुरल है या फिर हमारे अंदर होता है जिसको हमें डेवलप करना पड़ता है? हाउ इट हैपेंड? आई वांट टू नो योर स्टोरी एज वेल। सी सब में क्लेयर पावर्स भगवान ने रखे हुए होते हैं, कोई इसको डेवलप करता है, कोई नहीं करता। अब मेरे बचपन से ही मुझे बहुत सारी चीज़ों के इंट्यूशन आते थे, बट आई नेवर न्यू कि दिस इज़ कॉल्ड इंट्यूशन, ना शायद मेरे पेरेंट्स को पता था। धीरे धीरे माई फादर लाइक एनालाइज्ड मी कि मुझ में ऐसी कोई बात है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आगे जाके होता है, नो मैटर थोड़ा टाइम लगता है, बट अब वो आगे जाके हो रहा था। सर्टन ऐसी प्लेसेस जो मैं कभी नहीं गई वो मैंने पहले से बता दी थी कि देयर इज़ सम प्लेस के जो ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है या इस तरह से है। लेटर स्टेज में हम गए भी थे वहाँ पे, जहाँ पता चला ओके ये मंदिर भी है। तो ऐसे बहुत सारे इंट्यूशंस होने लगी। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आजकल इंट्यूशन डेवलप करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ ट्रू, होती भी है। बट मैं ऐसा कहूँगी अगर क्लेयर पावर्स आप डेवलप करते हैं तो बहुत इजी रहता है आपके इंट्यूशन। और दूसरी बात, इंट्यूशन होते सबको है पर सुनते कम हैं, राइट। राइट। हम कभी फोकस नहीं देते कि हमको इंट्यूशनली हमको वो जवाब मिल गया है। मैं मेरी गट फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे इंट्यूशनली चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये फिर ठीक है, जैसा आपने बताया इंट्यूशन, या इसको हम सिक्स सेंस भी तक कहते हैं। यस, अलग अलग वर्ड्स हैं बट आई थिंक मतलब दोनों के लगभग सेम ट्रू, ही है। सिक्स सेंस होता है कि इंट्यूशन होता है। या तो फिर फर्दर ये कैसे एक प्रोसेस बना, जैसे आपने यू ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू समथिंग, आई कैन ऑल्सो कॉल इट योर प्रोफेशन, या फिर आपकी एक एक्सपर्टीज, कैसे ये, कैसे इसमें कैसे तब्दील हुआ है? सी एक मेरा एक टाइम आया था जहाँ पे मुझे बहुत हैवी लॉसेस हुए थे, बहुत सारी गलतियाँ की थी, बहुत सारी गलतियाँ। उस गलती में से निकलते निकलते इट हैपेंड लाइक आई वॉज पासिंग थ्रू अ रोड और सडनली एक बंगलो पे नज़र पड़ी और वहाँ पे एक बोर्ड लगा था रेकी का। तो आई वॉज वेरी पजल्ड, रेकी क्या है, मैंने कभी नाम सुना भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम मैं किसी चीज़ से ड्रॉन हुई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे डिप्रेशन में से निकलने का शायद ये सोर्स है। आई मेट दैट लेडी, शी वॉज माई फर्स्ट मेंटर, मिसेस अंजलि शाह। और उनसे मैंने रेकी के बारे में समझा, उनको मैंने मेरी प्रॉब्लम्स बताई। शी टोल्ड दैट, उन्होंने आई डोंट नो हाउ बट फर्स्ट टाइम देख के ही बताया था कि आप बहुत अच्छे एनर्जी हीलिंग में होंगे। तो मैंने बोला मैंने तो कुछ भी सीखा नहीं है, कुछ भी आता नहीं है। तो आई डोंट नो, इतना उनको विश्वास था मुझ पे, उन्होंने मुझे सिखाया, सारे लेवल सिखाए, एंड दैट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ होली। और उसके बाद मैंने खुद के अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, डिप्रेशन में से बाहर आई। फिर आई आस्क्ड हर परमिशन कि मैं क्या दूसरों को हील कर सकती हूँ, एंड देन द होल जर्नी बिगेन। और बहुत सारे, टिल सो फार आई हैव हील्ड मोर देन 10,000 प्लस clients and many कैंसर पेशेंट्स। आई एम इनटू डिजीज़ मोर लाइक, मेरा हीलिंग डिजीज़ के लिए काफ़ी है। तो आई एम क्रिएटिंग सर्टन फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, जो फ्रीक्वेंसी सुनने से भी बहुत सारे डिजीज़ हील हो जाते हैं। तो आपने मतलब सबसे पहले जो आपकी शुरुआत हुई, तो आपने अपने आप को पहले हील किया इन सब Yes, चीज़ों के ज़रिए। yes. और आपने एक और जैसे वर्ड का जिक्र तो किया, रेकी। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? मतलब आप, जैसे आपने बताया कि आप कहीं से जा रहे थे, यू सॉ दैट बोर्ड एंड आप वहाँ पे गए, और ये एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ये रेकी एग्जैक्टली है क्या?
रेकी इज़ यूनिवर्सल फोर्स। वो एक जापानीज मॉडलिटी है जिसको हमारे खुद के एनर्जीज जो हमारे जनरली पाम में होती है उस एनर्जी से हील करना सिखाते हैं। एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल वन। मैं तो इनफैक्ट सबको कहूँगी कि एटलीस्ट लाइफ में रेकी सीखनी चाहिए। डिसिप्लिन सिखाती है, सर्टन एनर्जीज, आपकी खुद की कितनी एनर्जीज है आपको बताती है। एंड व्हेन यू हील समवन, और वो जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो रेकी इज़ वेरी मस्ट। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड पेशेंस सिखाती है। बिकॉज आज किसी को 40-45 मिनट्स रेकी देते हैं तो एक जगह पे बैठना, कंसंट्रेट करना, उसके डिजीज़ के बारे में सोचना, उसको प्रॉपर लाइट हीलिंग देना, अपनी सर्टन एनर्जीज देना, मतलब दैट इज़ यूनिवर्सल एनर्जीज। बट वी आर द मीडियम्स, राइट? एंड हम हमारी एनर्जीज, मतलब यूनिवर्स से एनर्जीज लेके हम किसी को देते हैं एंड वी हील दैम। सो जब वो हील होते हैं तो वो खुशी भी बहुत अलग होती है। तो ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। जब मैं सीखती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ सीख रही हूँ, बट लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि मॉडलिटीज़ आर चूजिंग मी, यस। आई एम नॉट चूजिंग दैम। आप प्रोफेशन राइट। या कोई भी एक्सपर्टीज ने आपको चूज Yes, किया, आपने चूज। that's ओके। true. And धीरे धीरे I think I've learned more than 70 plus modalities, और सारी ही मुझे कहीं ना कहीं एक सर्टन लेवल पे लेती गई। एंड रिजल्ट इज़ ऑसम, लाइक ओके। बहुत सारे लोग हील हुए क्या हैं। मैं जान सकता हूँ ये साल कौन सा था जब आपका जो आपने जिक्र किया टर्निंग पॉइंट आपको? इट वॉज ऑलमोस्ट 2007। 2007। यस। ओके। जैसा आपने जिक्र किया 70 से ज़्यादा मोडालिटीज़ होती है हीलिंग की। अब ऑफ कोर्स हम जो भी बात कर रहे हैं, हम मुझे नहीं लगता 70 कि हम एक एक चीज़ को बहुत डीप में समझ पाएंगे, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिनको आपने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उसके ज़रिए लोगों को हील किया। मैं चाहता हूँ हम एक एक एग्जाम्पल पे बात करें। पीपल विल बी ओके। इंक्विजिटिव टू नो अबाउट दिस कि जैसे आपने जिक्र किया एंसेस्ट्रल होता है, इसके अलावा चाइल्डहुड होता है, अलग अलग Yes. तरह के इमोशनल होता है। तो ये हम थोड़ा एग्जाम्पल्स पे अगर थोड़ा बात कर सकते हैं। मैं 3 मेजर मॉडलिटी की बात करूँगी जिसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। एक तो है रेकी। एक लेडी थी, शी वाज इन टू कोमा फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years। ओके। उनका सन खुद डॉक्टर था। उन्होंने बोला कि नाउ आई डोंट थिंक सो शी वुड बी एबल टू सर्वाइव, बट उनके हस्बैंड को था कि नहीं, पता नहीं, उनको विश्वास था उम्मीद शी थी। कैन कम बैक। तो इन बिटवीन उन्होंने मेरे बारे में शायद सुना होगा किसी से, और उन्होंने बोला यू आर द लास्ट होप, अगर रेकी से कुछ हो सकता है। तो इवन आई टोल्ड हिम वेरी ब्लंटली कि आई डोंट नो मैं हील कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 3 months वो लेडी कोमा में से भी बाहर आ गई और आज नॉर्मल लाइफ भी जी रही है। ओके। इस बात को 6 years हुए। सो मिरेकल्स हैपन, और रेकी में वो शक्ति है। ऐसा ही एक केस था लामा फिरा का। लामा फिरा मॉडलिटी भी बहुत पावरफुल है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ फास्टेस्ट मॉडलिटी टू हील एनी डिजीज़। एक पर्सन थे, उनको सीवियर थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड के साथ उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराउंड नेक हो गए थे, जिसको डॉक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। एंड समहाउ ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, वो सोचते थे कि भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, बट वो उन्होंने सर्टन मॉडलिटीज़ के बारे में समझा, मेरे से बात की। देन आई रिकमेंडेड हिम अबाउट लामा फेरा कि आप एक बार वो करके देखिए। देर आर सर्टन सेशंस, उससे 5, 7, 9 सेशंस होते हैं। 9 इज़ दी अल्टीमेट वन। उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 months टू हील एनीबडी। तो जनरली 9 सेशंस में हो जाते हैं हील। यू वोंट बिलीव, विद इन 5 सेशंस जो डॉक्टर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, टोटली देयर वाज नॉट अ लंप, कोई थायराइड नहीं, everything was healed, everything was healed in 5 sessions only. So it ये बहुत ही चमत्कार था, और आई ट्रूली बिलीव लामा फेरा में वो शक्ति है कि आप किसी को भी, उसके सर्टन लेवल्स हैं जो इंडिया में सिखाए नहीं जाते, बट देयर आर टोटल 14 लेवल्स। जो लास्ट लेवल में है वो कुछ सेकंड के लिए किसी डेड को आप जिंदा भी कर सकते हो। लामा फेरा में वो पावर है, राइट। एंड थर्ड इज़ एक केस है शैमनिज्म का। एक एंसेस्टर थे,
आई वोंट से कि परेशान कर रहे थे क्लाइंट को, बट उनकी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जो क्लाइंट समझ नहीं पा रहे थे। हम जनरली क्या करते हैं, श्राद्ध पे कॉमनली कर लेते हैं, बट उनका एक अबॉर्टेड चाइल्ड था जिनको हम जनरली कभी एंसेस्टर्स गिनते ही नहीं हैं, राइट? जो अबॉर्टेड होते हैं या जो जिनकी डेथ हो गई होती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। परेशान इन द सेंस कि उनको बार बार एहसास करा रहे थे कि यू आर मिसिंग समथिंग। यस। उन उस जीव को तो आना ही था, उस सोल को तो आना ही था, बट समहाउ उनके कोई रीजंस रहे होंगे तो उन्होंने अबॉर्ट करवाया था। तो वो सारी इफ़ेक्ट उनके नेक्स्ट जो चाइल्ड था उस पे दे रहा था। तो वो बीमार ही रह रहा था, हील ही नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे, और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट, बट बार बार बीमार हो रहा था, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार परेशान होना, एंड ही वॉज टू यंग, हार्डली 13-14 ईयर्स ऑफ एज। तो उनको लगा कि कुछ तो है, एंड ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड टू। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये मेरे सन के साथ क्या हो रहा है, तो दैट सोल क्लियरली केम्ड अप और बोले ये मेरी लाइफ थी, ये मुझे यहाँ पे जीना था, मुझे ये सब भुगतना था, बट आई वॉज अबॉर्टेड एंड ही इज़ हैविंग गुड लाइफ। देन वो सोल को हमने लाइट में भेजा जितना हो सके उतना, एंड देन दे वर ब्लेस्ड, और उसके सन की लाइफ नॉर्मल हुई। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि सर्टन मॉडलिटीज़ से बहुत कुछ हील किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये जो वर्ड एक होता है ना, हम सुनते हैं, जैसे कभी कभी आपने तो एक अलग चीज़ का जिक्र किया, जैसे कभी कभी हिंदी या गुजराती वर्ड है पितृदोष। यस, ये होता क्या एग्जैक्टली? ट्रू, दैट इज़ एंसेस्ट्रल थिंग। पितृदोष होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि जो हमने कंप्लीट ही नहीं की। जैसे मैंने बताया अबॉर्टेड सोल, राइट? उनको हमने कभी एंसेस्टर का दर्जा ही नहीं दिया, राइट? हम श्राद्ध किसका करते हैं? जो हमारे फादर होते, ग्रैंडफादर होते, ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, वो एंसेस्टर्स को हम पिंड में बुलाते हैं, एंड ना हम सर्टन विधि करते हैं, अगर में सब ब्राह्मणों को खिलाते हैं, घर वालों को खिलाते हैं, इन द नेम ऑफ देम। यस। बट जो जिसको हमने कोई स्टेटस ही नहीं दिया, वो सोल का क्या, वो आया ही नहीं दुनिया राइट? में वो पहले ही, दुनिया में आया ही नहीं, या बट कम उम्र में या डेथ हो तो जाती है। या तो कंसीव किया और एक्सपायर्ड हो गया, कोई भी रीज़न से कुछ भी हो गया, सब बहुत छोटी एज में एक्सपायर्ड हो गया। तो उन एंसेस्टर्स के को भी हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग, मैं बहुत फ्रेंकली बताऊँ, आई एम सो ब्लेस्ड विद एंसेस्टर्स, और मैंने तो बहुत सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस बताए हैं। मतलब लिटरली एंसेस्टर, जब भी कोई चीज़ होने वाली होती है तो एंसेस्टर स्पेशली कम एंड टेल कि आज तेरे साथ ये होने वाला है, एंड यू आर ब्लेस्ड विद इट। सो ऑलवेज कीप योर एंसेस्टर्स विथ यू। जब भी घर से बाहर निकलो तो उनको बोलिए कि आप मेरी रक्षा कीजिए, राइट? कोई प्रॉब्लम आए तो आस्क योर एंसेस्टर्स सॉल्यूशन फॉर इट। उनको याद कीजिए। हम उनको कितना याद करते हैं। आज एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहते हैं, हम कितनी बार उनको थैंक यू कहते होंगे? नहीं कहते नहीं हैं, कहते, हम याद भी नहीं करते, नहीं राइट? करते। वी आर हैप्पी कि हमारे पास वो घर है, बट हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो रिस्पेक्ट नहीं देते। आप देखिएगा कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो बिकने में बहुत टाइम लेगी, क्योंकि बहुत सारे एंसेस्टर्स की फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई होती है, राइट? लैंड देखिए जल्दी नहीं छूटेगी अगर वो पितरों की होगी तो उसको उनको पहले हील करना पड़ता है, उनको वो स्टेटस देना पड़ता है, वो रिस्पेक्ट देना पड़ता है। उनकी कोई डिमांड हो कि मेरे पीछे ये आप करो, कुछ डोनेट करो, या मेरे सन को बोलो कि मेरे लिए ये करे, या बोलो मुझे वो रिस्पेक्ट दे, देन दे गो इनटू द लाइट एंड देन दे ब्लेस्ड अस। मतलब उनके ऐसे कोई अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, ऐसी कोई इच्छाएं होती हैं, उनको हमें सबसे पहले फुलफिल करना होता है, उसके बाद वो चीज़ों को होने देते हैं। आपका मतलब ये है। तो इसमें जैसे हमारी अभी एग्जिस्टिंग लाइफ है, या पुराने हमारे एंसेस्टर्स हो गए, हमारी पास्ट लाइफ हो गई, मैं दो हिस्सों में इसको मैं समझना चाहूँगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं, हमारी कोई इच्छाएं होती है जिनको हम उस समय पूरा नहीं कर पाए। क्या हमारी ये प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट करता है उसकी वजह से? डेफिनेटली। मैं एक केस बताऊँ आपको। लास्ट पास्ट लाइफ में मेरे एक क्लाइंट थे, उनके बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े कपल के होते थे, और इस लाइफ में शादी होते ही विदिन 6-7 मंथ्स में डिवोर्स की बात चलने लगी।
तो उनका आकाशिक में हमने देखा कि लास्ट टाइम डिवोर्स होने वाला था बट कोई रीज़न से रुक गया, वो इस लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है। जो आपका लास्ट बर्थ का कुछ बाकी हो वो आपका इस जन्म में कंटिन्यू होता है। मतलब सेम कपल थे? सेम कपल थे। इस वो उसमें भी? यस हस्बैंड वाइफ ही थे, बस रोल थोड़ा अलग था। वाइफ हस्बैंड थी और हस्बैंड वाइफ था, इस तरह ओके, से वो था। मतलब ओके वो भी कर्मास थे उनके, क्योंकि दोनों को सेपरेटली कुछ भुगतना बाकी था। ओके। राइट। कई बार ऐसा होता है, आर्टिस्ट का एक मैंने केस था, ही वॉज सच अ बिग बिजनेस टाइकून, पर उसको आर्ट से रिलेटेड कुछ एक अलग ही लगाव था। बोले मैंने ना कभी पेंटिंग सीखा ना कुछ भी नहीं, बट मैं बोले मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं कुछ भी ड्राइंग करता हूँ, और बोले इतना बढ़िया कि जैसे एक रिनोड आर्टिस्ट करता ना वैसे। तो जब उनका आकाशिक देखा तो पता चला कि लास्ट बर्थ में ही वॉज अबाउट टू बी अ गुड आर्टिस्ट, मतलब वो नेम फेम मिलने वाली थी और उनकी डेथ हो गई। तो वो जो बाकी नेम फेम थी ना वो उन्होंने इस जन्म में कंटिन्यू की। हालांकि वो सेक्टर में ही नहीं थे, बट स्टिल वो पैशन ने उनको, मतलब वो लाइव रहा उनके उसमें सोल में, एंड दैट कंटिन्यूड इन दिस लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते यस हैं। यस। राइट, जो अगले उस पे। तो एक और जैसे आपने चीज़ कही, जैसे पिछले जन्म में वो कपल्स थे, फिर उनकी इस जन्म में शादी हुई, जो भी हुआ, तो एक वर्ड होता है जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा एक दूसरे से कोई ना कोई लेना देना होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, एक डेट होता है सबका। ट्रू। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये डेट होता है कि हमारा कोई ना कोई, जैसे अगर आज ये पॉडकास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। मैं जैसे जैसे मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यू हैव सम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद एवरीवन, चाहे वो लंबी ड्यूरेशन का हो या कम ड्यूरेशन का हो। ये एग्जैक्टली क्या होता है, एंड आई वुड लाइक टू नो दिस विद लाइव एग्जांपल्स। सी सोल कॉन्ट्रैक्ट हम जब भी एज अ सोल जब होते हैं, जब हमने जन्म नहीं लिया होता उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि ओके सपोज़ मुझे मेरे फादर के साथ कुछ अभी कर्मास बाकी है तो मुझे इस डीएनए में आना ही पड़ेगा। राइट। अगर मेरा फादर या मेरी फैमिली के साथ कर्मा ख़त्म हो गया है तो मैं चूज़ कर सकती हूँ दूसरा डीएनए। राइट। दूसरा लीनिएज में चूज़ कर सकती हूँ, बट अभी भी मेरा किसी एक के साथ भी बाकी होगा तो मैं जनरली वही लीनिएज में आऊँगी। दूसरा, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे उस वक्त अपने कर्मा के हिसाब से बनते हैं, वहाँ पे हर चीज़ फिक्स है। हम हमारे मदर फादर को भी चूज़ करके आते हैं, सिबलिंग्स को भी चूज़ करके आते हैं, सिचुएशंस को भी चूज़ करके आते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊँ, निर्भया रेप केस, वो सोल ने क्या चूज़ किया था? वो सोल ने ये चूज़ किया था कि मुझे मास लोगों को कुछ सिखाना है। राइट। तो वो ये पेन उसने अकेली ने सहन किया, और बहुत लोगों में कितनी सारी जागरूकता आई, कितना कुछ हुआ, कुछ सिस्टम्स हमारी भी बदली, कितना कुछ फ़र्क पड़ा। राइट। तो ऐसी सोल्स होती है, जैसे सदगुरु जी भी हैं। राइट। वो सोल क्यों आई है? लोगों को बहुत कुछ रियलाइज करवाने, लोगों को बहुत कुछ सिखाने, लोगों को बहुत सारे रास्ते दिखाने, पर्पस से राइट, पर्पस से आए हैं। वैसे हर सोल का एक पर्पस होता है, ईदर टू फिनिश द कर्मा, ईदर टू एनलाइटन समबडी। हम हमारे मेंटर्स क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? राइट। उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमको एक सच्ची राह दिखाना, एक पाथ दिखाना जिस पे हम चल के आगे कुछ अच्छा कर सकें। राइट। वैसे हर किसी सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लेके ही आता है, और वो जो अनफिनिश्ड रह जाता है वो अगेन कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, वो अगले जन्म तक Yes. वापस जाता है। राइट। मतलब सोल पहले डिसाइड करती है। जब भी हम कहते हैं ना, जब कोई आपके घर में जैसे एक नया बर्थ होता है, तो वो सोल पहले से डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ पे आना है। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। नाम, जगह, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मास। और इसलिए कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना, बच्चे किस्मत लेके आते हैं अपनी, तो एक्चुअली दैट्स अ सोल कमिंग इनटू योर हाउस, और वो अपनी किस्मत वगैरह जो है लेकर आता है। यस। जैसे मैं एक एग्जांपल मेरा खुद के ही घर का दूँ, आई हैव 2 daughters. माई एल्डर डॉटर इज़ अ वेरी ओल्ड सोल। वो मेरी लाइफ में मुझे सिर्फ पुश देने आती है, मेरे उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती। सॉरी अगर वो सुने तो, मेरे उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती। मतलब हम दोनों में हमेशा एक टिफ रहती है।
बट वो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे सोचूं ना तो वो मुझे किसी चीज़ के लिए पुश कर रही होती है जो मेरे अच्छे के लिए होता है, वो मुझे कुछ सिखाने आई है मेरी लाइफ में। राइट। और जो मेरी यंगर डॉटर है वो मुझसे इतनी अटैच है कि वो मुझे सिर्फ प्यार देने आई है, राइट। तो हर सोल कुछ ना कुछ एम लेके आता है। मेरी लाइफ में भी ये मेरी दोनों डॉटर्स कुछ ना कुछ मुझे सिखाने ही आई है। तो ये होता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर दिया है कि ना इसको इसको आपकी प्रीचर बन के आना है तो वो आपकी लाइफ में आपकी प्रीचर बन के आएगा। और किसी को होता है कि सिर्फ प्यार देने आते हैं तो वो आपको सिर्फ प्यार देना। और आपने कितने सारे ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे सन फादर को बिल्कुल नहीं बनती हो, मदर डॉटर को बिल्कुल नहीं बनती हो, राइट, बट फिर भी वो एक घर में रहते हैं, दोनों ही अपने अपने कर्मास भुगतते हैं, राइट, साथ रह के भी, नहीं बोल के भी, झगड़ के भी, पर अपने कर्मास भुगतते हैं। तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं और सबका जैसे होता है ना, हमारा हम जैसे कभी इन टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं कि हमारी उसके साथ इतनी उधारी है, तो एक हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सबके ये साथ। तो बहुत ही आइडियली होता है। अगर मैंने आपके 5 रुपये भी लिए हैं गलत तरीके से तो मुझे कैसे भी वो रिटर्न करने आना ही पड़ता है। यू वोंट बिलीव, स्टार्टिंग में मैं जब रेकी हीलिंग देती थी तो बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, हम जैसे हम जो चार्ज लेते हैं उसको हम कई बार बोलते थे ठीक है आप हील हो जाने के बाद दीजिएगा, एंड यू वोंट बिलीव लोग मोबाइल में ब्लॉक कर देते थे हमको जब पेमेंट करने की बारी आती थी। तो हमारे मेंटर, हम सोचे कि हम इतनी मेहनत हमने इतनी मेहनत की और हम जब पेमेंट देने की बारी आई तो हमको ब्लॉक कर दिया। तो हमारे मेंटर ने एक ही चीज़ सिखाई थी, बोले ये सोचो जो चुकाना था वो चुक गया। शायद मैंने भी कभी किसी जन्म में उनका कुछ लिया होगा, वो मैंने इस जन्म में चुका दिया। सो हमारे जब जाते हैं तो हम इतना सोचते नहीं हैं, राइट, बस कर्म अच्छे करो। मैं तो यही मानती हूँ, कर्म ऐसे करो कि जब लौट के आए तो मज़ा आ जाए। हाँ जैसे कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। तो ये वर्ड, ये अल्फाज इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक मतलब होता है। और इंस्टेंट कर्मास भी होते हैं। हाँ, इंस्टेंट भी होते हैं। तुरंत आपने यहाँ कुछ किसी का खराब किया, उस साइड आपका कुछ खराब हुआ, इंस्टेंट कर्मास भी होते हैं। तो जब ये लोगों को, जो भी लोग इस दुनिया में जो गलत करते हैं, किसी के पैसे रोक देना या फिर चोरी करना या फिर अपना कहीं ना कहीं दिमाग में इंट्यूशन तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो क्या उनको वो, मतलब हम अपने आप से तो झूठ बोल सकते हैं, बट हाउ कैन वी लाई टू द यूनिवर्स, जो परमात्मा है, जो परम शक्ति है, उनको तो हम झूठ नहीं कह सकते। उनको तो वो तो देख रहे हैं हमें हमने कोई चीज़ चोरी करके ले जा रहे हैं, हो सकता है वो सामने वाले को ना पता चले। तो कभी लोगों को इंट्यूशन गलत क्यों नहीं होती इस चीज़ की? आपको पता है कई बार चोरी की होती है तो भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, क्यों? राइट। क्योंकि सर्टन आपके कर्मास ऐसे रहे हैं कि जहाँ वो बैलेंस हुए हैं। आपने गलत किया होगा तो भी इस जन्म में नहीं हो सकता है, आपको इसकी पनिशमेंट नेक्स्ट जन्म में मिले, बट इस जन्म में नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना, ब्रेकअप होते हैं आजकल के टाइम में, तो भी किसी एक को फ़र्क नहीं पड़ता और एक बहुत परेशान होता है। राइट, क्योंकि उसने वो कर्मा उसका इस जन्म में भुगतना था, इसलिए वो परेशान हो रहा है और वो इंसान छोड़ के चला गया। राइट, तो ये बैलेंस कर, भगवान कुछ भी करके ये बैलेंस तो करवा ही देता है। जैसे आपने कहा इंस्टेंट कर्मा, तो कभी तो ऐसा होता है कि हमने कुछ गलत किया और तुरंत हमें वो नेचर होता है ना, हिट्स बैक, तो वो बहुत कभी कभी इंस्टेंटली भी हो जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये इंस्टेंट भी होता है और कई बार हमको बहुत सालों बाद भी, बहुत लाइफ्स निकालने के बाद भी मिलता है, ये भी कई बार होता है। कई बार हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हमको हर बार में शायद बचाते हैं, बट कभी ना कभी उस चीज़ को जो गलत किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है सर्टन पास्ट लाइफ की अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्म आपको कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट में से थोड़ा कम दिलाते हैं, पर वो चीज़ भुगतनी तो पड़ती है। और कुछ होता है जो एकदम इंस्टेंटली मिल जाता है। राइट। मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि भुगतना पड़ता है या उनको चुकाना पड़ता है, तो इसमें एक तो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कोई काला जादू करता है तो किसी के घर में कोई चीज़ रख दी कहीं पे, तो मतलब आप उसके साथ बुरा कर रहे हो अगेंस्ट द नेचर। और एक होता है जो उस चीज़ को हील कर सकता है। ये दोनों प्रोसेस कैसे काम करती है? दोनों ही चीज़ इंटेंशन पे डिपेंड होती है। एक का इंटेंशन होता है कि किसी का बुरा करना, क्योंकि उसको वो काम दिया गया होता है। एक का इंटेंशन होता है उस बुरे काम को हील करना।
हम जनरली क्या करते, जब भी हील करते ना, तो वी डोंट रिटर्न दैट टू सेंटर, हम ये वर्ड नहीं बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं पर्टिकुलरली, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि आस्क फॉरगिवनेस प्रेयर। उसने तो गलत किया, बट आप उसके सामने उसको रिटर्न करके कौन सा अच्छा कर रहे हो? यू आर ऑल्सो बिल्डिंग योर ओन कर्मा, राइट? उसने तो गलत किया ही किया, बट आप उसको और रिटर्न करके कर्मा वापस क्रिएट कर रहे हो, तो ये कर्मा वाली गेम चलती रहेगी। इंस्टेड ऑफ दैट आस्क फॉरगिवनेस कि चलो आपने कुछ भी किया, जो भी हो, जो नोन हो अननोन हो, जिसने भी ब्लैक मैजिक करवाया किया, उन सबको मैं माफ़ करती हूँ। एंड वही बात ख़त्म हो जाती, वही बात एंड हो जाती। कई बार मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि सामने वाले को रियलाइज़ भी हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉरगिवनेस सामने वाले को रियलाइज़ भी हुआ है कि हमने कुछ गलत किया, रिपेंट भी किया है, कई बार आके कन्फेस भी किया है। सो इन सच केसेस जहाँ ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, बहुत मुश्किल होता है लोगों, क्योंकि बहुत लोग सफ़र करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उनको माफ़ी देना। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि फॉरगिव देम, राइट? आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम देम। हो सकता है हमने भी कभी कभी कुछ गलत किया होगा इस जन्म में नहीं तो कभी और जन्म में, पुराने जन्म में। राइट? तो शायद ये हुआ, तो माफ़ी मांग के वही बात ख़त्म कर दो, राइट? उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी True. चीज़ होती है कि अगर आपने उनको ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब तो मुंह पे ही होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने व्हेन आई वाज एक्चुअली वेरी एज आई टोल्ड यू इंक्विजिटिव होते हैं और कई ऐसे सवाल चल रहे होते हैं दिमाग में, दो ऐसे शब्द आए। एक है उसमें मैग्नेटिज्म एंड एक होता है मीडियमशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये इस पे हम थोड़ा और अगर विस्तार पे इस पे चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या एग्जैक्टली? से मैग्नेटिज्म एक मॉडलिटी है जो शिव भगवान के साथ कनेक्टेड है और साथ में उनके नंदी के पावर्स है। तो ये पूरा मंत्र बेस है और इसके मंत्र ज़्यादातर इंडोनेशियन लैंग्वेज में है और कुछ संस्कृत में भी है, बट इंडोनेशियन लैंग्वेज में ज़्यादा है क्योंकि ये जैवनीज़ मेथड है। तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसके मंत्र है, वहाँ पे भी शिव भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, विष्णु भगवान को भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। वहाँ पे उनको बुंदो दोनियो बोलते हैं और यहाँ पे अपने विष्णु भगवान हैं, सेम ही है, बट उनका नाम वहाँ पे बुंदो दोनियो है। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म सारे ही मंत्रस है, उसके भी 4 लेवल हैं और सब अलग अलग लेवल के मंत्र है। कोई फाइनेंस के लिए है, कोई प्रोटेक्शन के लिए है, कोई नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए है, कोई वास्तु बैलेंस करने के लिए है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, कोई एंसेस्टर हीलिंग के लिए है। तो ये सारे ही मंत्रस हैं और गजब की शक्ति है उसमें। आप कोई भी प्लांट को, ये हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मंत्र से आप जैसा डायरेक्शन दो कि लेफ़्ट साइड झुक, राइट साइड झुक, वो मंत्र से वो करता है। कोई भी, जैसे बहुत ज़्यादा बादल घेरा गए हो और बादल को रिलीव करना हो तो आप मंत्र चैंटिंग से वो कर सकते हो। बहुत फ्लड्स आ रहे हो और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन रोकनी हो तो वो मंत्र चैंटिंग से हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी खुद की भी एक वो पावर हो या वो एक तपस्या हो तो। हाँ, उस टाइम की आपकी वो पावर हो कि आप वो मंत्र से वो चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज हर हीलिंग चीज़ में वो मंत्र काम लगता है। तो ये मंत्रा हो गया, या फिर इसको जैसे म्यूजिक लैंग्वेज में राग कहते हैं, जैसे हम सुनते हैं ना मेघ राग, दीप राग, Yes. तो ये इसी से सब Yes, जुड़ा yes. हुआ है कहीं ना कहीं। यस, पहले के टाइम में राग हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मंत्रस, हमारे कितने ऋषि मुनि एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते खाली मंत्रस से, राइट? एक जगह से दूसरी जगह विदाउट कोई भी मतलब महाकुंभ में ले लीजिए, कितने साधु जो आते, वो कब आते, कहाँ से आते, कहाँ जाते, किसी को पता किसी को पता नहीं है। राइट? वो शक्तियाँ कहाँ से आई उन लोगों की? खैर उनकी गौरीज की तो साधना ही बहुत अलग होती है, बट ये पावर्स मंत्र से भी आ सकते हैं, आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। इससे दो चीज़ें होती है, एक टाइम ट्रैवल यस, और एक होता है कि आप एक ब्रह्मांड से दूसरे, क्योंकि ये देखिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हम तो ठीक है अभी इस पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे कितने ब्रह्मांड है। जैसे भगवत गीता में ही जब कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जब वार्तालाप होता है, उन्होंने 14 ब्रह्मांड का जिक्र किया हुआ है। डेफिनेटली ट्रैवल, बट वो बहुत डीपर साधना से कनेक्टेड है। फील होता है कि आपके अंदर कुछ स्पाइरल सा घूम रहा है जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं, राइट? बट वो रियल सेंस में कुंडलिनी जागृत करने में भी बहुत टाइम लगता है। इतनी तपस्या चाहिए, इतनी साधना चाहिए, उसकी इतनी अवेयरनेस चाहिए, राइट? आजकल
बहुत सारी ऐड आती है ना, 3 दिन में कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं. हाउ इज कुंडलिनी दैट मतलब दैट्स द पॉसिबल? थर्ड आई, इसको क्या नो, कहते हैं? कुंडलिनी इज नॉट थर्ड आई. कुंडलिनी इज हमारी एक शक्ति होती है जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन में होती है, सरपंट शेप की होती है. वो Okay. जागरूक होती है तो भी ऐसे सरपंट शेप में ही होती है टिल इट कम्स टू क्राउन चक्र, ओके. राइट. और ये एक अवेयरनेस है, एक एनलाइटमेंट है जो हर किसी को नहीं हो सकती. उसके लिए डीपर साधना चाहिए. जैसे जब मेरी हुई थी तब इट केम टू टिल थ्रोट चक्र ओनली. उसके बाद आगे ना आगे बढ़ी ना मैंने कभी ट्राई किया. ठीक है, आई एम फाइन विद इट. मैं आई एम नॉट आफ्टर कि बस वो क्यों और जागरूक नहीं हो रही है. ठीक है, अभी शायद मेरी साधना इतनी है कि मेरे यहाँ तक ही आई है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 3 दिन में किसी की भी ऐसी कुंडली नहीं एक्टिवेट हो जाती है. तो ये सब पता नहीं मिसगाइड है जो ये अभी सीखना नेट पड़ता है पे सब. ये सीखना ये पड़ता है. बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना पड़ता है. हर चीज़ की तो तपस्या होती है, वो तो True. मानना ही पड़ेगा. True. और एक और चीज़ है, जैसे हाँ हम इसकी वजह से बात करते हैं, मीडियमशिप. व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? मीडियमशिप इज टॉकिंग विद द डिसीज सोल जो एक्सपायर्ड हो गए हैं बट जो लाइट में नहीं गए हैं, मतलब मोक्ष नहीं मिला है, जो इन बिटवीन उसमें है, इन बिटवीन प्लेन्स में है, उनसे बात करना वो मीडियमशिप है. चाहे वो ह्यूमन के हो, एनिमल्स के हो, आप किसी से भी डिसीज सोल से बात कर सकते हैं. उसको मीडियमशिप कहते हैं. मैं एक और चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा, जैसे आपने एनिमल की बात की, ह्यूमंस की बात की, अब एक इसमें एक और आजकल इसके बारे में चर्चा बहुत हो रही है. अभी अचानक एक टॉपिक उठ के आया, वैसे अचानक तो नहीं कहूँगा, दैट इज़ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स. मतलब जो लोग पृथ्वी में नहीं रहते, ऐसे ऑफ कोर्स ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, और अभी इस पर थोड़ा ये बात भी चल रही है दैट इसको हम जैसे वर्ड कहते हैं एलियंस. देखा जाए तो दूसरे ग्रह में जो लोग रहते हैं उनकी भी सोल्स होती है. अभी तक वो बताया नहीं गया है, मतलब कोई भी सोर्स से पता नहीं चला है कि उनकी सोल्स होती है कि नहीं, बट हाँ उनकी बॉडीज़ होती है. सोल हम ह्यूमन की और ये एनिमल्स की ज़्यादा फील होती है क्योंकि हमने इस बारे में समझा है, जाना है, पढ़ाई की है, डेप्थ में गए हैं, राइट. अभी हम उस सब्जेक्ट पे आए ही नहीं है राइट. कि हम जस्टिफाई कर सके कि उनकी सोल्स है भी कि नहीं. होगी, 100% होगी, तभी तो वो कोई एक ना कोई ह्यूमन जीव फॉर्म है. में आ रहे हैं, मतलब नॉट इन ह्यूमन फॉर्म बट इन इंडियन फॉर्म और समवेयर, एनी फॉर्म. राइट. तो कहीं ना कहीं सोल तो होगी, वो सोल से ही तो वो बनते हैं, तो सोल तो होनी ही चाहिए. क्योंकि अभी क्या होता है ना, जैसे अब ये दुनिया के सामने धीरे धीरे आएगा. अभी तो जब तक ये बात बिल्कुल पुख्ता नहीं है तब तक ये तो एक थ्योरी है. ट्रू. एनीवेज, आपने एक और बात की, जैसे आपने इंडोनेशियन उसकी बात की. अब जैसे वहाँ पे आपने कहा कि, और मैं खुद ये बात देख भी चुका हूँ, विष्णु भगवान को मानते हैं वहाँ पे, वहाँ के कहीं ना कहीं गरुड़ और ये सब बहुत वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. और शायद जो वर्ड ये है, जो जगह है बाली, वो भी शायद बहुत स्पिरिचुअल है. हाँ, वो किन के नाम पर रखी गई है शायद, ऐसा कहते हैं कि yes. बाली जो है, जैसे जो सुग्रीव के जो बड़े भाई थे उनके नाम पर है वो. एक्चुअली उनके नाम पे वो नहीं है, बट बहुत सारी एनर्जीज उनसे कनेक्टेड है वहाँ पे. ओके. आप वहाँ पे जाएंगे ना तो बहुत स्पिरिचुअल, वो पूरी जगह इतनी स्पिरिचुअल है कि वहाँ जाके एक भाव जो अपने होते हैं ना वो पूरे अलग बन जाते हैं. तो वहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत होती है, वहाँ पे रिट्रीट्स भी बहुत होते हैं एंड पीपल गो. वहाँ का सर्टन पानी भी उस तरह से चार्ज्ड, नेचुरल चार्ज्ड है, जो आपके क्राउन चक्र पे डाल के आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं. ओके. वहाँ पे सर्टन चीज़ें भी पिलाई जाती हैं, मतलब हर्ब से रिलेटेड, जो हम टी कह सकते हैं, उस तरह की बहुत सारी डिटॉक्स टी है और बहुत सारी सर्टन स्पिरिचुअल टीज़ है, वो पिलाई जाती है. और दूसरी लिबरेशन, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग या इस तरह से भी वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं. तो वो एक स्पिरिचुअल हब बन चुका है ऑलरेडी. ओके. तो इसलिए जैसा नॉट जस्ट ऑफ कोर्स इंडोनेशिया, बाली, बट ऐसे कई जगह होती है भारत में, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो एक हिसाब से हम अपने आप को क्लीन करके आते हैं, सब नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट. यस, और बहुत सारे इंडिया में ही इतनी सारी जगह है. नॉर्थ में ले लो तो धर्मशाला है, साउथ में ले लो तो केरला है, मुन्नर है, ये सब सारे स्पिरिचुअल हब्स बन गए हैं. अब मैक्सिमम रिट्रीट्स वहाँ पे होती है, गोवा में होती है, मैक्सिमम रिट्रीट्स वहाँ पे होती है जहाँ पे
5 दिन 7 दिन आप रहो, डिटॉक्सिफाई करो अपने आप को, माइंड बॉडी सोल तीनों ही डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी रिट्रीट्स होती है जहाँ आपको वो मौका मिलता है, अच्छे मेंटर्स होते हैं जो आपको लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कुछ सेंटर्स होते हैं जिसमें ट्रॉमा हीलिंग भी होती है, कुछ सेंटर्स होते हैं जिसमें हर्ब्स भी पिलाए जाते हैं। तो बहुत सारी तरह से आप बहुत कुछ लिबरेट कर सकते हो, जो आपने अभी तक जो कुछ नहीं निकाला होता है वो भी इन अ फॉर्म ऑफ लिबरेशन निकलता है। राइट। और आपने शायद कुछ समय पहले एक गोवा में एक इस तरह का सेशन किया था, थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? यस, इट वाज रिट्रीट ऑफ शैमनिज्म। शैमनिज्म इतनी पावरफुल मॉडलिटी है, उसका बेस जो है वो अमेरिकन भी नहीं कहूँगी, साउथ अमेरिका पेरू से कनेक्टेड है। और वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। जैसे वो उसमें भी एंसेस्टर हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमारे में भी हिंदूज़ में भी एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे सर्टन हर्ब्स, यहाँ पे भी हम जड़ी बूटियों से बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। वहाँ पे नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हम नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हैं। जैसे हम कहीं सी पे जाते हैं तो वाटर बॉडी से कनेक्ट होते हैं, गार्डन में जाते हैं तो ट्री प्लांट से कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। तो वो जो कोर्स है या मॉडलिटी है शैमनिज़्म, वो आपको नेचर से कैसे कनेक्ट करना है, आपके रूट से कैसे कनेक्ट करना है, जो हम ऑलमोस्ट अभी की लाइफ में भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। ओके, शैमनिज़्म के भी 4 फेजेस हैं। जैसे फर्स्ट इज एंसेस्टर्स से कनेक्टेड है, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, साथ में कम्युनिटी को कैसे हम मास को हील कर सकते हैं वो है। थर्ड इज़ हर्ब्स है, सर्टन अमेजोनियन हर्ब्स है जिससे हम डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंग्जाइटी है और भी बहुत सारे डिजीज़ है जिसको हम क्योर कर सकते हैं। साइनस है, माइग्रेन है, बहुत सारे डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। उससे हम प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं और उससे हम नेचर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे फेजेस है जो हमको शैमनिज़्म सिखाता है, राइट। तो इसके ज़रिए क्या हम किसी अपने एंसेस्टर्स की जो सोल होती है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे कोई रेमेडी भी ले सकते हैं अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो, और उनसे ब्लेसिंग्स भी मांग सकते हैं। राइट। और एक और जैसे आपने वर्ड का पहले हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, मीडियमशिप। मीडियमशिप एज इन कि अगेन ये पुरानी सोल से बात करना है एक हिसाब से, आफ्टर डेथ या हो या फिर पुराने डिसीज जैसे, सोल। हाँ, चाहे वो हमारे एंसेस्टर्स क्यों ना हो या आसपास हमारी जो भी एनर्जीज हो, एक हिसाब से व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। आपके हिसाब से मीडियमशिप किसको करानी चाहिए? देखो, जिसके कोई ऐसे लव्ड वंस एक्सपायर्ड हो गए हो, जिनसे जान ना रह गया हो। जैसे मैं मेरे एक क्लाइंट की बात बताऊँ, हस्बैंड वाइफ और बच्चा बैठा था, टीवी देख रहा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। सडनली वो सन गया ऊपर और उसके सेकंड फ्लोर से वो कूद गया। तो उनके फादर मदर को लगा अभी ऊपर गया, आ रहा है, नीचे आएगा, बात करेगा। बहुत देर हो गई, बुलाया, आवाज़ लगाई, फिर उसके फादर ऊपर गए, देखा तो कहीं दिखा नहीं। एकदम से नीचे ध्यान पड़ा तो वो ही वॉज इंस्टेंटली मतलब एक्सपायर हो गया था। और वो लोग मतलब क्लोजर चाहते थे कि हुआ क्या, हम तो बैठ के बातें कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ। बट आफ्टरवर्ड्स उसकी सोल को बुलाई। सर्टन रूल्स होते हैं जैसे मीडियमशिप में भी कि कोई एक्सपायर्ड होता है तो एटलीस्ट 45 डेज़ उनको उस सोल को हम परेशान नहीं करते, क्योंकि वो लोग भी शॉक में होते हैं। कई बार तो क्या रीज़न से उन्होंने सुसाइड किया या क्या रीज़न से उनकी डेथ हुई। कई बार होता है ना कि टाइम से पहले भी डेथ होना, ये भी हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल राइट। होता है। तो वो लोग शॉक में होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं, तो हम जनरली 45 डेज़ जाने लगते हैं। उसके बाद उस सोल को पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि बहुत टाइम से कोई सोल उसको परेशान कर रही थी, प्रेशराइज़ कर रही थी कि चल मेरे साथ आ, एंड ऑल ऑफ सडन उसने ये कर दिया। उसके बाद उसको इतना रिग्रेट था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू मैनी अदर वो सोर्सेज ऑल्सो, जब आप एक सुसाइड करते हो एक लाइफ में तो यू डोंट गेट अ चांस टू गो इन टू लाइट। फिर आपको बहुत टाइम तक भटकना पड़ता भटकना है। पड़ता दिस है। इज़ एज अ पनिशमेंट ऑल्सो।
सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लोजर नहीं मिलता, पता नहीं होता कि उन्होंने क्यों सुसाइड किया, या ऐसे एक्सीडेंट में कैसे, मतलब ना कई बार होता है एक कार जा रही होती है, उसमें सब बच जाते हैं और एक का ही डेथ होती है, राइट? तो उसकी क्यों हुई, अननेचुरल डेथ क्यों हुई, या फॉर नो रीज़न, किसका रीज़न ही नहीं पता होता कि उनकी डेथ क्यों हुई। तो वो जानने के लिए मीडियमशिप करा सकते हैं, अदरवाइज सोल को परेशान करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, ये जानना हो रीज़न, वो एक्चुअल रीज़न आपको बता सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही जा रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो या पैसे को लेकर हो, तो उनको भी कभी क्या ही कंसिडर करना चाहिए आपके साथ? यस, डेफिनेटली सोल मैसेज आपको कोई कन्वे करना चाहती है। अगेन सोल जो होती है वो मीडियम को चूज़ करती है, मीडियम सोल्स को नहीं चूज़ करता। अगर कोई केस हमारे पास आता है तो वो सोल ही लेके आई होते हैं उनके पेरेंट्स को या उनके रिलेटिव्स को, ताकि हम पूछें, क्योंकि उनको एज अ मीडियम हमको चूज़ करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि सोल हमसे बात भी नहीं करती। करने ही नहीं चाहते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक ही मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था। एक सन आया, उसको कुछ जानना था, ऑल ऑफ सडन उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसको जानना था कि सर्टेन प्रॉपर्टी के पेपर्स और ज्वेलरीज वगैरह कहाँ रखी है, कुछ कैश की भी बात थी। तो उसके फादर को बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मुझे उससे बात ही नहीं करनी। तो आई फेल्ट स्ट्रेंज, मतलब मैंने बोला उनको, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट भी पूरी बात बताते नहीं है। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे फादर मेरे से बात नहीं करना चाहते हो। फिर उस फादर ने बताया कि मेरे एंड मोमेंट पे उसने मेरे साथ बहुत मिसट्रीट किया था, मुझे घर से निकाल दिया था, ओल्ड एज होम में डाल दिया था। अच्छा, बोले ये मुझे अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और बोले मैं उसको कुछ बताना भी नहीं चाहता। तो इन सर्टन केसेस ऐसा होता है कि सोल बात करना नहीं चाहती, और सर्टन केसेस में बता भी देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, या उनको जो भी जानना हो वो। सो जनरली मरने के बाद सोल न्यूट्रल हो जाती है, उनके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखते, राइट? वो जो सच होता है वही बताती है। मतलब एक हिसाब से मीडियमशिप हो गया कि आप एक हिसाब से अगर वही सही वर्ड का इस्तेमाल करो, नेगोशिएट कर रहे हो आप या बात कर रहे हो उनसे। यस, बात कर रहे हैं, उनको बात भी कर रहे हैं। काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उनको भी कोई सुनने वाला चाहिए। आफ्टर डेथ भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इमोशंस वो बता ही नहीं पाते, कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता, अचानक से डेथ हो जाती है, हम बहुत कुछ कन्वे ही नहीं कर पाते हमारे फैमिली को। तो वो जो बताने की प्रोसेस होती है उससे उनका काफ़ी ईजी हो जाता है उनके लिए लाइट में जाना। ओके, सो मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। हम जो होता है ना हमारी लाइफ में कुछ होता है, सो एवरी मूव हैज सम रीजन, ट्रू, वही ना जो कोई भी चीज़ ऐसे बिना रीज़न के होती ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये चीज़ हमको क्या सिखाना चाहती है। अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या लेसन सीखना है इससे, तो वो चीज़ वापस रिपीट होगी भी नहीं। अब देखिएगा आपके साथ बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रिपीट होते होंगे। वो रिपीट क्यों होते हैं? जैसे एक बिज़नेस लॉस ले लीजिए, राइट? एक बार हुआ, फिर आप थोड़ा संभले, हिम्मत करी, वापस किया, वापस बिज़नेस में लॉस हुआ। तो देयर इज़ सम लेसन कि जो आप अभी तक सीखे नहीं हो, राइट? वो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है बार कि ये बार। सीखो। हो सकता है तीसरी बार करोगे तो वो लॉस नहीं आएगा, राइट? सो सरेंडरेंस हमारी इतनी होती नहीं है जनरली, एक्सेप्टेंस नहीं होती, राइट? हम भगवान को मंदिर में जाके बजते तो है, बट कई बार उन पे सरेंडर नहीं कर पाते, राइट? भगवान को कंप्लेंट्स करते हैं, यूनिवर्स को कंप्लेन करते हैं, राइट? तो वो कहीं सरेंडरेंस नहीं होती, तब जाके ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ग्रैटिट्यूड नहीं होता। Gratitude आपने जो 2 वर्ड्स तो मुझे याद ही रहेगा, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। True. जब तक ये नहीं होगा ना तो हम फिर उसके लिए एक बहुत अच्छी हवाइन प्रेयर है जो 4 फ्रेज़ की बनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसको थोड़ा कन्वर्सेशनल बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रॉमास भी निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कट कैंसिल, बट आज मेरा हस्बैंड के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या बहुत ज़्यादा मन दुख हो गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो हम उस टाइम पे कितनी सारी बातें भली बुरी किसी के लिए सोच लेते हैं, किसी के लिए जज कर लेते हैं। ये नहीं सोच पाते कि हम, हो सकता है हमारे अच्छे के लिए कही हो, राइट? बट कितना मन में कितना कुछ बुरा ख्याल आ जाता है, राइट? बट जब हम होपोनोपोनो करते हैं, होपोनोपोनो इज़ टू मेक थिंग्स राइट, राइट? वो जब हम करते हैं तो आई एम सॉरी फॉर वॉट, एक कन्वर्जेशनल होपोनोपोनो करते हैं कि आई एम सॉरी कि आज मैंने आप बहुत भला बुरा बोल दिया, राइट? मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, आपको हर्ट हुआ होगा।
प्लीज़ फॉरगिव मी कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल के हर्ट कर दिया हो, मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए था, राइट। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी लाइफ में ये चैप्टर लाए तो मुझे किसी की इम्पोर्टेंस समझ में आई। एंड आई लव यू यूनिवर्स कि मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगी, मुझे ये सिखाने के लिए। तो ये जब हम करते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, या कोई भी टॉक्सिक कोई भी चीज़ों से बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन से बाहर निकलते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड और फॉरगिव करना भी बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ईजी इतना नहीं आसान है। नहीं है, बोलना आसान है बट हाँ, ये किसी से फॉरगिवनेस मांगना, आज मैंने बिना सोचे समझे या कोई फ्रस्ट्रेशन में आके आपको सपोज़ कुछ भी बोल दिया हो, बाद में रिग्रेट भी किया हो, तो रिग्रेट करके आप फॉरगिवनेस, ज़रूरी नहीं है मैं आके मांगूँ तो बहुत बड़ी बात है, बट नहीं भी मांगूँ तो वो वाइब्स आप तक ज़रूर जाएगी। अगर मैं बोलती हूँ कि हर्ष आई एम सॉरी कि मैंने आज आपको बहुत कुछ बोल दिया, राइट, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, मुझे बहुत दुख है एंड आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम यू, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपने एक्सेप्ट तो किया कि आपने कुछ गलती की, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारी लाइफ में लर्न करने के लिए। राइट। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, कोई आपके टच में कैसे आ सकता है? अगर कोई किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। नाउ दे वांट दिस प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, चाहे उनके रिलेशनशिप पे असर हो रहा है या फिर उनके कहीं ना कहीं पैसे अटके हुए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही लाइफ में, वो आपके संपर्क में कैसे आ सकते हैं? आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप इन्फिनाइट इंसाइट बाई दरा .जैन पे मैसेज कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट है www.darajain.com, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। आप आपकी थेरेपी सिलेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप कोई कोर्सेज अगर सीखने हो तो भी वो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड वी गेट द मैसेज और हम उस इंक्वायरी को फुलफ़िल करते हैं। ओके। मुझे एक और चीज़ जाननी थी, जैसे आपके कोई टच में आया, अब ज़रूरी नहीं है कि ऑफ कोर्स आजकल तो वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, देयर इज़ नो जोग्राफिकल बाउंड्री। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई और शहर में और सिटी में हो तो उसको आप फिर कैसे हील कर सकते हैं? सी आई जनरली डू डिस्टेंस हीलिंग बिकॉज मेरे बहुत सारे ग्लोबली क्लाइंट्स हैं, तो मैं जनरली डिस्टेंस हीलिंग प्रेफर करती हूँ। और अभी अभी हम अहमदाबाद में शुरू कर रहे हैं ट्रॉमा हीलिंग, ओके। जो हम इन पर्सन करेंगे। ओके। सो वी आर गिविंग चांस टू अहमदाबादीज कि ना उनके ट्रॉमाज वो हील कर सके, सो दिस वुड Okay. बी इन पर्सन। Alright, great to know. And please provide me all the, of course I have your website and everything. Sure. पर जो भी आपका सोशल हैंडल है, जितने भी ऐसे तरीके हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं आपसे संपर्क में आने के, डेफिनेटली। एंड टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, हु आर वाचिंग दिस एपिसोड, आप इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक करिएगा। अगर कुछ भी, अगर आपको मैम के संपर्क में आना हो, डेफिनेटली यू कैन चेक दैट। एंड फाइनली, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द पीपल जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप क्या उनको एग्जैक्टली कहना चाहेंगे? मैं हर बार सबको यही बोलती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए, सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए, फिर बाकी सबको प्यार कीजिए। मैं इसमें कोई भी वो नहीं कह रही हूँ कि आप बायस हो जाइए, बट सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को प्यार कर सकते हो तो किसी को भी कर सकते हो। राइट। सो इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस शो, एंड Thank you. बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली, नई चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, एंड दिस इज़, आई कैन से, एन एंडलेस कॉन्वर्सेशन। इसका कोई True. अंत नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम शायद, मुझे लगता है एक कॉन्वर्सेशन में सारे एस्पेक्ट्स तो कवर नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस Thank you पॉडकास्ट, so एंड much. All right. Thank you.